Hello students, this is Kushwinder Singh and today we are going to discuss some more topics of the chapter chemical reactions and equations। जैसा हमने लास्ट क्लासेस में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस और इनके कैसे रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड हाउ कैन वी मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कितने तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, बेसिकली हमको केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखने हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी कितने टाइप्स की होती है। तो केमिकल रिएक्शन को उनके बेसिस पे कि वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, कैसे वहाँ पे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो जुड़ रहे हैं, एक रिएक्टेंट जुड़ रहा है, दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट एक बन रहा है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, इसके बेसिस पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये हम बेसिकली 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। और क्या होते हैं 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के? तो बेटा हम जब इनको देखेंगे तो यहाँ पे हमको 5 ये टाइप मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अब हम बेसिकली समझें तो नाम से ही समझ आ रहा है कि चीज़ें शायद कंबाइन हो रही हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं जब हमारे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट को वो फॉर्म करते हैं। जब हमारे दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ टूट रही होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो उसको डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ऐसी है कि यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम तब बोलते हैं जब कोई एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ को न्यू कोई हमारा रिएक्टेंट आके रिप्लेस करे, ठीक है ना। अभी हम आगे चल के इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे होती हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि जब प्री एग्जिस्टिंग कोई एटम या कोई आयन मौजूद है तो उसको कोई नया एटम या कोई आयन आके रिप्लेस करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 टाइम्स हो रहा होगा, एक ही बार में 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे होंगे और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। जो लास्ट रिएक्शन है हमारी दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। जो रिडॉक्स है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से हैं वो 2 वर्ड? वो 2 वर्ड हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जब कंबाइन किया जाता है तो यहाँ से हमको मिलता है रेड ऑक्स। सो बेसिकली क्या है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है यहाँ पे 2 प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे होते हैं। पहला होता है रिडक्शन, दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। अब क्या रिडक्शन किस प्रोसेस को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस को बोलते हैं, तो ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे शुरू से फर्स्ट पॉइंट जो है इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को डील करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के साथ डील करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं पहली रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमारे 2 रिएक्टेंट या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़े और उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिए, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दिए। इनकेस अगर ऐसा होता है तो हम उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल नॉट बी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करने का बहुत सीधा सिंपल मेथड है, सीधा सिंपल तरीका है दैट दोज रिएक्शंस इन विच 2
or more chemical substances combined together to form a single chemical substance are known as combination reactions। तो वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस को वो फॉर्म करेंगे, तो सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। उसको प्रोडक्ट ही बोला जाता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं तो उन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोला जाएगा। और इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ ये खास बात होती है दैट दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अभी हम देखें, आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसका सिंपल एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। अगर हम कोल को जलाएं, कोल को बर्न करें, तो वहाँ पे हीट रिलीज होती है नहीं होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और वो हीट जब प्रोड्यूस होती है तो एक्चुअल में कोल कंबस्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल बर्निंग ऑफ कोल को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कार्बन, कोल के अंदर कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि कंबशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो दो रिएक्टेंट से मिलके हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना है एंड इट इज कॉल्ड एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी बन चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा जब ये बर्न होता है तो इसके साथ हमारी हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी रिलीज होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और हम ये बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक डेफिनेशन है, उसको लिखने का एक तरीका है। और अगर हम इसको सिंपली समझना चाहें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है और ये हमारा Cl2 मॉलिक्यूल है जो आपको छोटा पॉल्स दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये H के साथ एक Cl गया और दूसरे H के साथ एक Cl गया। सो बेसिकली इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स है। बट इन एक्चुअल यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज HCl। अब HCl के आपके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं लेकिन टाइप ऑफ प्रोडक्ट तो आपको एक ही मिल रहा है। अब हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि हाइड्रोजन सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन भी सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 HCl बनेंगे। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है जिसमें हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे वो बना रहा है। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अगर हम और एग्जांपल देखें कि क्या एग्जांपल होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, जो हमने ऑलरेडी देखा था कि जब अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जब हम कोल में जो कार्बन प्रेजेंट है वो बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या रिएक्शन लिख सकते हैं इसके लिए, जो हमारा कार्बन प्रेजेंट है कोल के अंदर वो बर्न करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने ये जूनियर क्लासेस में एक एक्टिविटी बताई जाती है कि कंबशन जब भी होगा इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। इफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट कंबशन विल नॉट टेक प्लेस, कंबशन नहीं होगा, कोई चीज़ बर्न नहीं होगी। तो सिमिलरली अगर हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और अब आप लोग 10th में आ चुके हो तो ये सब अब आप समझ जाओगे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कंपाउंड से जो भी हम चीज़ को बर्न कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा और यही होता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और इसके साथ हमको हीट भी मिलती है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया कोल का। कोल को हम ऑक्सीजन बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, हीट रिलीज होगी। अगला है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन को अगर हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर भी हमारा सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से H2 रिएक्ट किया, O2 रिएक्ट किया और यहाँ से वाटर बना। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो रिएक्शन में एक ऑक्सीजन बचा रह गया, तो वो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसकी हम रिएक्शन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब हमको पता चल चुका है यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही बना वाटर, बट उसके दो मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये हमारी भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो चुकी है और यहाँ पर भी हमको हीट रिलीज होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। क्विकलाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। सो आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। इट इज आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन चुका है स्लेक्ड लाइम, और यहाँ पर भी हमारी हीट रिलीज होती है। तो अब आप क्या लिख रहे हैं? दो रिएक्टेंट जुड़े, ये वाटर को मैं H2O लिख सकता हूँ, वाटर को मैं यहाँ पे H2O लिख सकता हूँ। तो दो रिएक्टेंट जुड़े और इन्होंने एक प्रोडक्ट को यहाँ पे फॉर्म किया है, देन इट इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है, आप इट इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कहीं पे रिलीज होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्लेक्ड लाइम का यूज कर सकते हैं। अब स्लेक्ड लाइम का यूज कैसे करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये रिएक्शन से हमको समझ आएगा हाउ स्लेक्ड लाइम कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या होता है, एक और रिएक्शन हम लिखते हैं। स्लेक्ड लाइम जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होगा? सो ये फोर्थ रिएक्शन को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। स्लेक्ड लाइम है बेटा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे बनाता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ये वाटर में ऐसा वाइट जैसे मिल्क होता है ना, मिल्की कलर वाटर को प्रोवाइड करा देता है। इट रिमेन्स एज अ पीपीटी, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो अब आप एक बात समझिए, कंसिडर करिए यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम एंड यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। कंसिडर you have a test tube and here you have calcium hydroxide, okay, and in that test tube you have put a tube and here this tube is present in another test tube in which carbon dioxide, in which some reaction is taking place, यहाँ पे कोई reaction हो रही है and carbon dioxide gas is releasing. So what would happen when you pass this carbon dioxide gas through this solution? जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट इस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द कलर ऑफ वाटर टर्न्स मिल्की। यहाँ पे जो वाटर का कलर है वो मिल्की कलर का हो चुका है। इट इज जस्ट लाइक मिल्क जैसा वाइट होता है, तो उसी तरीके का हमारा ये कलर हो जाएगा। और हम यहाँ पे ये चीज़ को बोलेंगे, हम यहाँ पे श्योर हो जाएंगे दैट द गैस दैट विल बी दैट इज रिलीजिंग हियर, जो यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने का या फिर पहचानने का एक तरीका होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन होती है ना, एक्चुअली स्लेक्ड लाइम जो होता है ये हम लोगों के घरों पे वाइट वॉशिंग के लिए काम में आता है। तो
तो आपने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब नई व्हाइट वॉशिंग होती है तो जो कलर होता है वो थोड़ा सा डल होता है, इट इज़ नॉट ब्राइट, वो ब्राइट और शाइनी नहीं होता है। बट आफ्टर सम डेज द कलर बिकम्स शाइनी, दैट वाइट कलर बिकम शाइनी, वो कलर जो है वो शाइन करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा व्हाइट वॉश हुआ है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनना शुरू होती है एंड दैट लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर होती है दैट इज शाइनी। और आप एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक तरीके से आप यहाँ पे अमेज हो जाएंगे दैट द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, जो आपका मार्बल का फॉर्मूला होता है दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मार्बल। जो मार्बल होता है वो भी शाइनी होता है, तो उसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो शाइन करता है। एंड सेम लेयर इज डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑन विच वाइट वॉश हैज बीन हैपेंड फ्यू डेज बैक, जिसमें वाइट वॉश हुआ है कुछ दिनों पहले, तो वो भी इसी वजह से शाइन करना शुरू कर देती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है, और ये जो मैंने आपको लास्ट में पार्ट बताया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखिएगा कि व्हाइट वॉश के टाइम पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये टेस्ट जो मैंने आपको बताया है ये टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कोई स्लेक लाइन के थ्रू अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाए तो वो वाटर पोल मिल्की टर्न कर देती है, मिल्की कलर दे देती है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प किया जाता है, यूज किया जाता है सिलेक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब व्हाट डिकम्पोजिशन इज? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ ए सिंगल रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। कि एक सिंगल रिएक्टेंट जब हमारा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूटेगा, डिवाइड होगा, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे हम लोग देखें अगर इसको कैसे हमें लिखना है। सो दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस, जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले किसी एक सब्सटेंस के ब्रेक होने पे, किसी एक रिएक्टेंट के ब्रेक होने पे, तो हम उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब अगर कोई चीज़ को आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हमेशा किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और एनर्जी सप्लाई अगर कर रहे हो तो दैट रिएक्शन विल बिकम एंडोथर्मिक इन नेचर। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस उनको बोला जाता है जिनमें हमारा एनर्जी सप्लाई होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, एनर्जी हमको देनी पड़ती है। सो अगर डिकम्पोज कर रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो वो हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। सो दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन जो होती है हमारी एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं। अब इसके साथ साथ हमको कैसे इसको समझ सकते हैं और क्या हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम इसको जनरल लिखें तो जनरल हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कंपाउंड जो है, ए रिएक्टेंट जो है B और C में ब्रेक हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्म होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमने पीछे अभी क्या देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डाल दो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इन केस अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये ब्रेक हो चुका है अब 2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सब्सटेंस से 2 डिफरेंट सब्सटेंस मिले, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमारे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है ना, हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट हमारा ब्रेक होगा Fe2O3 एंड SO2 गैस में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड Fe2O3 में ये हमारा ब्रेक होगा। तो फेरस सल्फेट का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऐसा फॉर्मूला देखें तो द फॉर्मूला फॉर फेरस सल्फेट इज
FeSO4 and once you heat this you will get Fe2O3 along with SO2 gas। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, Fe2O3 और SO2 यहाँ पे मिले हैं, Fe2O3 और SO2 यहाँ पे दो गैसेज आपको मिली हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को आपने हीट किया तो Fe2O3 मिला और हीट यहाँ पे आपने एनर्जी सप्लाई की तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गई है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो CaCO3 को बेटा जब हम लोग हीट करते हैं इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो अभी आपने देखा आपको यहाँ मिलेगा कैल्शियम का ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपको हीट देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक के साथ साथ इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। व्हाट इज लेड नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को भी अगर आप हीट करेंगे तो ये बेसिकली तीन कंपाउंड्स में ब्रेक होता है, PbO, NO2 एंड O2। तो लेड नाइट्रेट जो है हमारा तीन कंपाउंड में ब्रेक होता है। इस रिएक्शन को आप खुद बैलेंस करके देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस्ड है सो इट इज गुड, इफ इट इज नॉट बैलेंस तो यू हैव टू बैलेंस इट। आप इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैं करा चुका हूँ बैलेंस कैसे करना है, तो आप इसको बैलेंस खुद करेंगे। और ये हमारा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी है क्योंकि एक रिएक्टेंट से हमारे तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं और इसमें हम हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। सिमिलरली इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें और वाटर में दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया जाए तो क्या होगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा। ये आप सिंपल समझ सकते हैं। जो हीटिंग रॉड्स आती हैं, जो वाटर इमर्जन रॉड्स आती हैं, वो सिंपली उसमें यही होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर को ब्रेक करती है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, H2O जो है इट गेट्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2 एंड O2। तो यहाँ पे अब हमने हीट सप्लाई की इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये हमारा अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी हमारा एक डिकम्पोजिशन हुआ, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने। एंड नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ AgCl? अगर आप AgCl को लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट में रख देते हैं तो क्या होगा, एक्चुअली आपका ये जो AgCl है ये हमारा कंपाउंड ब्रेक होगा Ag और क्लोरीन गैस में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक कंपाउंड दो प्रोडक्ट में टूट चुका है, तो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटा तो इट इज आल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई की गई है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सनलाइट की फॉर्म में सप्लाई की गई है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में सप्लाई की गई है। कहीं पे हीट फॉर्म में सप्लाई की गई है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में सप्लाई की गई है, कहीं पे लाइट फॉर्म में सप्लाई की गई है। तो अब इसी बेसिस पे कि वो हमारी किस फॉर्म में एनर्जी को हम सप्लाई कर रहे हैं टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन, इस बेसिस पे हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है बेटा वो फर्दर तीन टाइप्स की होती हैं। फर्दर वो तीन क्लासेस में हम उनको पढ़ सकते हैं, तीन टाइप से पढ़ सकते हैं। तो वो तीन टाइप क्या है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? वो तीन टाइप है, सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन तब बोलेंगे जब हम हीट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज होगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज होती है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। द वर्ड फोटो इज यूज फॉर लाइट। जब हमारी एनर्जी लाइट फॉर्म में सप्लाई की जाती है देन इट इज कॉल्ड एज फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो वर्ड जो होता है बेटा इट इज यूज फॉर लाइट। फोटो वर्ड जो होता है ये लाइट के लिए यूज होता है। सो इट इज अबाउट फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। और हम आपको ये ऑलरेडी इनके एग्जांपल्स पढ़ा चुके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग हीट कर दें, आप फेरस सल्फेट को हीट कर दें, आप लेड नाइट्रेट को हीट कर दें। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वाटर डिसोसिएट हो जाएगा, वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। फोटो डिकम्पोजिशन का आप सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का। तो AgCl जो होता है उसको आप
उसको AgCl को अगर आप लाइट में रख देंगे देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Ag एंड Cl2 गैस। अब ये AgCl का एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी वो इसी AgCl का यूज करते थे वहाँ पे फोटोग्राफी में। तो क्या होता था, अगर आप लोगों ने शायद अपने घरों में या फिर कभी एंटीक कैमरास देखे हो, पुराने कैमरास, डिजिटल नहीं, जो पहले के कैमरास में एक रोल चला करता था, कैमरा रोल। तो कैमरा रोल में क्या होता था, ये AgCl का पाउडर होता था जो उस कैमरा रोल के ऊपर चिपका हुआ रहता था। तो अब उस कैमरा रोल से जब फोटो को डेवलप किया जाता था तो वो फोटो डेवलप करने के लिए एक डार्क रूम में जाते थे, एक ऐसा रूम जहाँ पे कोई लाइट ना हो। अब इससे क्या होता था कि अगर उन्होंने उस फोटो रोल को एक लाइट की प्रेजेंस में निकाल दिया तो AgCl पे जो लाइट पड़ेगी और वो सारा का सारा कैमरा रोल हमारा ख़राब हो जाएगा और फोटो हम उससे डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये AgCl जो है ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता था। ठीक, तो अब उसके बाद हम देखते हैं हम इन तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कैसे लिख सकते हैं, कैसे इनको हम बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, जिनको शुरुआत करने के लिए, जिनको डिकम्पोज करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, दोज आर कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनकेस आप लिखना चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम किसी रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है, या फिर रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दें मॉल्टन स्टेट से, कोई भी हमारा कंपाउंड है उसकी मॉल्टन स्टेट यानी कि उसकी पिघली हुई स्टेट, या फिर एक्वस सॉल्यूशन, उसका एक्वस बोलते हैं जब हम किसी भी चीज़ को वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन से हम उसको पास कर दें तो हमारी जो ये रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमें दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट उसके मिल सकते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि H2O से आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन कंडीशन लिख रहा हूँ, यानी कि रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया। तो अब बताइए हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2 पे। तो अब आप देख सकते हैं कि रिएक्शन को हमने मोर इन्फॉर्मेटिव बना दिया है इक्वेशन को, जो हम पहले से लिखे थे। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे इसको बैलेंस भी करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, 2H2 इधर एंड 2H2O इधर। तो ये एक हमारी बैलेंस रिएक्शन है, इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन है, और ये एक इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी बता रही है। सिमिलरली उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं। लिसिस वर्ड जो यूज करते हैं, लिसिस वर्ड यूज होता है टू ब्रेक समथिंग। हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे लिसिस। और फोटो मीन्स लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में अगर किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो उसको फोटोलिसिस बोला जाता है। और हमने देखा डिकम्पोजिशन में भी हम कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं डिफरेंट फर्दर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसको फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वो रिएक्शन जो लाइट के एब्जॉर्प्शन से हो रही है उनको फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है। उनको फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोला जाता है। अब ये जो हमारा फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप AgCl को सनलाइट में रखेंगे तो ये आपका Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2Ag एंड Cl2। अब ये सॉलिड होगा, ये हमारा गैस फॉर्म में रिलीज होगा, और ये भी हमारा सॉलिड होगा। तो हमने यहाँ पे रिएक्शंस को भी देख लिया है, रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव है, और ये एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख ली, अब उसके बाद
जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम तब बोलते हैं जब एक सिंगल कंपाउंड या एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। अभी समझते हैं कैसे। Those reactions in which a more active element displaces a less active elements from its compound। कोई एक ऐसा एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको समझ कैसे सकते हैं, जनरल में आपको बताता हूँ। कंसिडर करो हमारे पास ए है और बी सी ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ए क्या करेगा, ए इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो बी को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि बी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा ए भी बन जाएगा और ये हमारा सी बन जाएगा। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोली जाती है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जैसा एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा, या फिर एक आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब हम इवॉल्व होते हैं ना, हम जो बहुत एडवांस होते जाते हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो गायब हो जाती हैं, वो नहीं रहती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि अब जो हमारे सेलफोन्स हैं और पहले के टाइम में जो सेलफोन्स आते थे तो अब वो एक तरीके से जो पुराने जो टेलीफोन्स थे जो हम लोग ऐसे उसमें वायर्ड वाले टेलीफोन जो थे तो वो अब नहीं दिखते हम लोगों को। ना हमको एसटीडी बूथ्स दिखते, पीसीओ बूथ्स दिखते, हमको सिर्फ सबके पास मोबाइल दिखता है। क्यों? क्योंकि मोर एडवांस चीज़ आई, मोर स्ट्रॉन्ग चीज़ आई तो पुरानी चीज़ रिप्लेस हो गई। सिमिलरली मोर स्ट्रॉन्ग चीज़ लेस रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव से जब रिएक्ट करेगी तो उसमें से वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगी और अपना साथ बॉन्ड उसका बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिप्लेस हुआ है वो सी रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे जो रिप्लेस हुआ है वो सी रिप्लेस हुआ है क्योंकि सी हमारा लेस रिएक्टिव है ए से, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया हमारा ए बी कंपाउंड बना दिया बी के साथ और सी को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जब हमारा एक मोर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लेस रिएक्टिव या लेस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को रिमूव कर देता है उसके कंपाउंड से, तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे ये बेसिकली आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है। अब आयरन ये हमारा रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से और कॉपर को इसने रिमूव कर दिया, खुद में आयरन ने हमारा सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली है। ठीक है, आयरन सल्फेट बोले, इसको फेरस सल्फेट बोले, बातें की है। तो इस रिएक्शन को अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, Fe रिएक्ट्स CuSO4। तो हमने क्या किया, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा वहाँ से कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट जो है उसमें कॉपर जो है डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आयरन जो है वहाँ पे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में क्या होता है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, जैसा आपको स्क्रीन दिख रही है, जस्ट इट इज सेम कलर, वो भी ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो आप कंसिडर करो आपने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट जो है Cu और SO4-2, ये आपको पता है सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो टूट जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो इस फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें आपने डाल दिया आयरन, आयरन इसमें डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को बोलेगा तुम चलो तुम हटो और मैं अब सल्फेट के साथ रहूँगा, और ये बना देगा हमारा FeSO4 और कॉपर इसको नीचे हमको डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, या फिर कॉपर हमको आयरन के चारों तरफ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर है इस सॉल्यूशन का, ये ब्लू कलर यहाँ पे फेड हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये आयरन ने कॉपर को डिसअपीयर करा दिया, कॉपर को हटा दिया और इसी वजह से सॉल्यूशन का कलर भी हमारा फेड हो गया। तो ये हमारी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ Fe plus CuSO4 एंड इट गिव्स FeSO4 plus Cu। तो ये हमारा इसका एग्जांपल है। अब बात आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए एक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया गया। अब कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन कम एक्टिव होगा, इसको बताने के लिए एक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया गया। अब एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इट इज जस्ट द एलिमेंट
ऑर्डर इन देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है और इसी सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज बोल देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। यानी कि एक ऐसी सीरीज जहां पे एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखे गए हैं, तो रिएक्टिविटी डाउनवर्ड ग्रुप डिक्रीज कर रही है इसी ऑर्डर को हम एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि अगर मैं एल्यूमिनियम को जिंक के सॉल्यूशन में डालूं तो एल्यूमिनियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, बट जिंक कैन नेवर रिप्लेस एल्यूमिनियम। सिमिलरली जिंक कैन रिप्लेस आयरन, बट आयरन कैन नॉट रिप्लेस जिंक। सिमिलरली अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन के नीचे आपको कॉपर दिख रहा है, तो आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर एंड कैन डिस्प्लेस कॉपर, बट कॉपर कैन नेवर डिस्प्लेस आयरन। कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव। तो आप इसका यूज करके कितने भी सॉल्यूशंस बना सकते हो जिनमें आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हो, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि डाउन में जो हमारा एलिमेंट है, जो मेटल है, वो कभी जो टॉप में मेटल है उसको रिप्लेस कर रहा है। हमेशा टॉप वाला अपने नीचे वाले को ही रिप्लेस करेगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपने एक और चीज यहाँ पे देखेंगे दैट दीज एलिमेंट्स आर अबव हाइड्रोजन। जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के अबव होते हैं दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। एंड आपने एक रिएक्शन 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ी होगी दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को वो इवॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस को क्यों इवॉल्व करते हैं बेटा वो, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि Fe की रिएक्शन आप अगर H2SO4 से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे FeSO4 बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज Fe इज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये हमारा एक्टिविटी सीरीज होती है जिसके बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 3 तरह की रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन फर्दर उसमें क्या यूज हो रहा है उसके बेसिस पे फर्दर डिकम्पोजिशन को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 तरह की हमने देखी। उसके बाद जो 2 हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बची हुई हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ कुछ बेसिक फिनोमेना और देखेंगे हम लोग, जैसे कि कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन बेसिकली रस्ट लगने के प्रोसेस को बोलते हैं, और उससे ही एक मिलता जुलता सिमिलर एक और फिनोमेना होता है दैट इज रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर हम उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।